इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो आज का क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.4 इसका टोटल फार्मूला अभी हम समझाएंगे, प्लस एक एक क्वेश्चन आपको बनाकर बतलाएंगे। तो चलिए कुछ देर बने रहिए मेरे साथ और सीख लीजिए एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। पूछिएगा सर क्यों? अगर a 0 हो गया तो 0 में x² से गुना होगा तो x² पार, x² पार तो द्विघात समीकरण पार। x का पावर दूर रहना चाहिए, इसीलिए द्विघात समीकरण में b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है b और c 0 हो भी सकता है, चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। a को x² का गुणांक कहते हैं, b को x का गुणांक कहते हैं और c को अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इतना बात जान गए। अब हमें d निकालना है, तो d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विवेचक कहा जाता है d को, या d को विविक्तकर कहा जाता है। इस पर ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं। b² माइनस 4ac विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों, d बराबर b² माइनस 4ac। इक्वेशन से a का b का c का मान छांट लीजिएगा और d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला लिख दीजिएगा और मान पुट करके सरल कर दीजिएगा। विवेचक निकल जाएगा, विविक्तकर निकल जाएगा, यानी d का मान निकल जाएगा। और हम लोगों को मेनली पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं, लेकिन किस स्थिति में ये शून्यक होंगे प्राप्त और किस स्थिति में ये शून्यक नहीं होंगे प्राप्त, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 4.4 में। यानी मेन बात है हम लोगों का नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। कब हल प्राप्त होगा, कब हल प्राप्त नहीं होगा, हल प्राप्त होगा तो कैसा, इन सारी बातों का स्टडी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में करते हैं, मूलों की प्रकृति में करते हैं। और मेन बात बता देते हैं कि सब कुछ डी पर निर्भर करता है। द्विघात समीकरण का हल प्राप्त होगा कि हल प्राप्त नहीं होगा, इस सब कथी पर निर्भर करता है बच्चों? डी पर, यानी विवेचक पर, यानी विविक्तकर पर निर्भर करता है। किसी द्विघात समीकरण का हल आप प्राप्त कर पाइएगा कि प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आइए, तो यदि d का मान आप निकाले इस फॉर्मूला से b² माइनस 4ac से, आपको 0 से बड़ा कोई नंबर मिल गया, लाइक दिस 10, 20, 50, 60, 70, 80, 75, कुछ भी 0 से बड़ा का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या आपको मिल गया, तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। मतलब आंसर दो निकलेगा, दोनों रियल नंबर में होगा, और असमान मतलब दोनों आंसर डिफरेंट होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, यदि d का मान पॉजिटिव आता है तो दोनों आंसर वास्तविक संख्या में मिलेंगे और दोनों आंसर डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर आता है, जैसे आपने b² माइनस 4ac इसका यूज किया और d का वैल्यू आ गया कितना, तो 0 आ गया, तब क्या बोलेंगे? दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यानी आंसर तो 2 आएगा, लेकिन दोनों आंसर सेम टू सेम आएगा। पहला आंसर 10 तो दूसरा 10, पहला -50 तो दूसरा -50, यानी दोनों आंसर आपका सेम टू सेम आएगा, वास्तविक एवं समान। और यदि d का मान 0 से छोटा हो गया, ये छोटा का चिन्ह है, यदि d का मान 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। और इस तरह के द्विघात समीकरण के बारे में क्लास 11th में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां भी एक चैप्टर आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप मैट्रिक पास करके 11th में आइए, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे कि जब d 0 से छोटा होता है, ऐसे द्विघात समीकरणों को कहाँ जाके पढ़ना है बच्चों? क्लास 11th में। लेकिन अभी तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको दो ही केस लेकर चलना है। d या तो 0 से बड़ा होगा तो आप हल कर पाइएगा द्विघात समीकरण को, d 0 के बराबर होगा तो आप हल कर पाइएगा द्विघात समीकरण को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मूलों की प्रकृति अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, विवेचक निकालने का फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, और d 0 से बड़ होगा तो दोनों मूल
निकलेंगे वास्तविक संख्या में और असमान, और डी 0 के बराबर होगा तो दोनों आंसर वास्तविक संख्या में मिलेगा और समान, और यदि डी माइनस में आता है तो ऐसे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस इतना ही मेनली बात आप दिमाग में लेकर चलेंगे, आप एक्सरसाइज 4.4 आराम से सीख सकते हैं। तो अब सीधा हम आपको लेकर चलते हैं एक्सरसाइज के एक एक प्रश्न को सोल्व करके दिखाते हैं। तो बने रहिए कुछ देर और मेरे साथ, और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपना अनुभव शेयर करिएगा कमेंट के जरिए। एंड अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब फैमिली को बड़ा से बड़ा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। थैंक यू सो मच। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब मूलों का अस्तित्व अगर है तो ज्ञात कीजिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। चलिए तो कैसे चेक करेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण आपके सामने है 2x² - 3x + 5 = 0, यह जो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, कैसे चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का जो अस्तित्व है वह उसके विवेचक पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, अपने इक्वेशन की हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर, ठीक है बउआ। अब जब तुलना करिएगा तो देखिए x² के पीछे a है, x² के पीछे 2 है, मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। तो आप फटाफट लिख लो a = 2, कॉमा दे दो। x के पीछे b है, x के पीछे -3 है, इसका मतलब b का मान हो गया -3, और c के जगह 5 है, c को अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, c के सामने 5 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बउआ c = 5। सबसे पहले आप लोग a का मान, b का मान और c का मान छांट लीजिएगा। उसके बाद ना आप d निकालिएगा। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विवेचक, द्विघात समीकरण का विवेचक, जिसके लिए फॉर्मूला अभी बताया गया है b² - 4ac। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए बुआ। b का मान -3, यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, ये 4 तो सूत्र में है, लिखना ही लिखना है। a का वैल्यू देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 डाल दीजिए बुआ, इनटू c का वैल्यू 5 है। अब इसको सरल कर दीजिए, बहुत आसान कार्य है। -3 का स्क्वायर करिएगा तब प्लस में 9 आएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। ये वाला माइनस दे दिए, 4 दूनी का 8 लिख दीजिए, एंड गुना में 5, एंड बराबर ये 9 का 9 लिख दीजिए, -8 × 5 कितना, तो 40। अब जब 9 में से 40 घटेगा तो माइनस में 31 यानी 31 होगा। अब माइनस लगा हुआ कोई भी संख्या 0 से छोटा होता है, ये तो आपको बहुत दिन से पता होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि d का वैल्यू 0 से छोटा है, ये छोटा का चिन्ह होता है, d का मान 0 से छोटा है, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ज्ञात करने का बात ही खत्म, मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस इतना ही लिखकर आपको छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ भी हम लोग ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसी से क्या करना पड़ेगा बुआ, तुलना करने पर,
कि मेरा ए का मान क्या है, मेरा बी का मान क्या है, मेरा सी का मान क्या है, ये सबसे पहले तुलना करेंगे। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख सकते हैं 3 है, तो आप बड़े प्यार से लिख लो ए बराबर 3, कॉमा दे दीजिए। बी बराबर -4√3, बी बराबर -4√3 एंड सी बराबर देख सकते हैं सी के सामने अचर पद आपका बउआ 4 है, तो सी का मान 4 लिख दीजिए। अब फटाफट विवेचक निकालिए, यानी डी का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चलिए डी का सूत्र लिखते हैं बुआ जी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट विवेचक बी स्क्वायर घटाओ 4ac, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब बी का मान -4√3 है, तो आप लिख दो -4√3 का होल स्क्वायर। ये माइनस फार्मूला में है और 4 भी फार्मूला में है। ए का वैल्यू आप क्वेश्चन से डालिए 3 एंड सी का वैल्यू भी क्वेश्चन से डालिए 4। अब बुआ सा -4 का स्क्वायर प्लस में 16 और √3 का स्क्वायर सिंपल 3, -4 तिहाई 12 और 12 चौक 48। सोचो 4 गुना 3 12 और 12 चौक 48। चलिए अब 16 में फिर 3 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 48 आ जाएगा, और माइनस में 48 और 48 में 48 घटेगा प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा। चलो तो जब डी का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, इसके दोनों मूल समान होंगे, ऐसा बताया गया सूत्र में आप लोगों को। तो लिखिए कि चूंकि d बराबर 0, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान होंगे, यानी दोनों आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो अब इसको सॉल्व करना भी है, क्योंकि प्रश्न कहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तब तो उसको हल भी करना है। तो आपने द्विघाती सूत्र स्टडी किया है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d एंड बाटा के नीचे 2a, फटाफट वैल्यू डाल दीजिए, काम खत्म, माइनस सूत्र में है। अब b का मान आप देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं b का मान। देखिए b का मान -4√3 है ना, तो आप डाल दीजिए b के जगह माइनस में 4√3, माइनस में 4√3। ये ना कहिएगा 2 गो माइनस कैसे हुआ, एक माइनस फार्मूला वाला और एक गो माइनस b का मान वाला, और बीच में प्लस माइनस जिंदाबाद, और d का वैल्यू यू कैन सी 0 एंड बाटा के नीचे आपका क्या होता है बुआ 2a, तो 2 फार्मूला में, और a का वैल्यू आप देख सकते हैं, a का वैल्यू क्वेश्चन से लेना होता है, तो a का वैल्यू 3 है, ठीक बुआ। तो चलो a का वैल्यू आप 3 कूदा दो यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस तो प्लस में 4√3 हुआ, एंड प्लस माइनस 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, एंड बाटा के नीचे आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 4√3 प्लस 0 बटा में 6, कॉमा 4√3 माइनस 0 बटा में 6, ठीक प्यारे बच्चों। अब इसको आगे ले चलिए, 0 जोड़ने से 4√3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये 4√3 ही रहेगा। अब बटा में 6, कॉमा दे दीजिए, एंड यहाँ 4√3 में 0 घटाइएगा, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4√3 बटा 6। अब काट दीजिए, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 3 दूनी 6। अब चाहे तो आप इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना, 2√3 बटा 3, कॉमा 2√3 बटा 3, इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर इतना पर आंसर आपका न मिले तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। आपने मैथमेटिक्स में एक सूत्र तो जाना होगा
कि √3 गुना √3 ये आपका 3 दे देता है। इतना तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज से पता कर लो। √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। तब बाटा में 3 दिख रहा है ना, तो अब बाटा में 3 दिख रहा है तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं 2√3। अब बाटा में 3 दिख रहा है तो 3 के चलते हम चाहें तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं। वही बात यहाँ कॉमा के बाद 2√3 के बाटा में यहाँ भी 3 दिख रहा है और 3 के चलते हम चाहें तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया। अब मेरे पास बच गया 2/√3 कॉमा 2/√3। देखिए दोनों आंसर सेम आया। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण का बउआ d 0 आ जाए, d का मान अगर 0 आ जाए तो याद रखिएगा कि इसका दोनों आंसर क्या होगा, सेम टू सेम होगा। 2/√3 तो 2/√3। चलिए नेक्स्ट, 1 का 3 2x² - 6x + 3 = 0। यह द्विघात समीकरण है। पहले इसके मूलों की प्रकृति जांच करनी है। अगर वास्तविक होगा तो हल करना है, अगर वास्तविक नहीं होगा तो बात खत्म। तो चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर अपने इक्वेशन की तुलना करेंगे हम लोग। तुलना करने पर कंपेयर करना है हम लोगों को कि a के जगह क्या है, b के जगह क्या है, c के जगह क्या है, ये सब देखना है। तो चलिए स्पष्ट हो गया कि a का जगह 2 ले रखा है तो a का वैल्यू 2, b के स्थान पर देखिए x के पीछे b है, x के पीछे -6 है तो b का वैल्यू -6 हो गया। एंड c अचर पद है, यहाँ पर 3 अचर पद है तो c का मान आपने 3 लिख लिया। अब फटाफट आपका इसका d निकाल देना है। तो d के लिए फॉर्मूला है आपका b का स्क्वायर - 4ac। चलिए भैया वैल्यू बैठाइए, b का मान -6 तब -6 उसका स्क्वायर, देखिए सूत्र में स्क्वायर है, माइनस दीजिए और 4 फॉर्मूला में होता है और a का मान 2 दिया हुआ है एंड c का वैल्यू है 3। फटाफट -6 का स्क्वायर करिएगा तब प्लस में 36, चूँकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। और 4 दूनी 8, 8 3 24। वाह, अब घटा लीजिए, 6 में से 4 घट के 2 और 3 में से 2 घट के 1, ये तो 12 आ गया। प्लस में हर संख्या 0 से बड़ा होता है। तो जैसे ही d का मान 0 से बड़ा है तो आप बोलोगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल या शून्यक वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक बुआ, वास्तविक तथा असमान होंगे, यानी इसका 2 आंसर आएगा, अलग अलग आएगा, चूंकि d का मान 0 से बड़ा हुआ है। ऐसा सूत्र आपको पढ़ाया गया है। अब इसको द्विघात सूत्र से हल कर दीजिए, यही मुनासिब होगा। x बराबर -b ± √d बटा के नीचे 2a। ऐसा द्विघात सूत्र पढ़े आप लोग। माइनस के जगह माइनस, ये माइनस का माइनस मैंने उतार दिया। अब b का वैल्यू डाल रहे हैं तो देख लीजिए आप b का वैल्यू क्या है। देखिए माइनस में 6 है b का वैल्यू, तो आप b के जगह माइनस में 6 डालिएगा। ये माइनस तो फार्मूला में है, अब b के जगह माइनस में 6 डालिएगा, प्लस माइनस फार्मूला में होता है। एंड d का वैल्यू देखिए 12 आया है तो यहाँ पर 12 डाल दीजिए। एंड बाटा के नीचे क्या है 2a, तो 2 तो फार्मूला वाला, a का वैल्यू क्वेश्चन से डालिए। तो क्वेश्चन से a का मान भी 2 दिया हुआ है तो आप a के जगह भी 2 डाल दीजिए प्यारे बच्चों, तो 2 डाल दीजिए। बस अब इसको सरल कर दीजिए और कहानी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस उतार दीजिए। एंड 12 को तो आप लिख ही सकोगे, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 3 का 12, ये रूट में है। अब बाटा के नीचे 2 गुना 2 तो ये 4 हो गया। ठीक बुआ सा, अब 2 के पेयर में से एगो बाहर हो जाएगा। ऐसा वर्गमूल में पढ़ा होगा आप लोग 8 क्लास, तो 1 2 बाहर हो गया, 3 का पेयर नहीं बनता है तो ये रूट में ही रहेगा। अब बटा में 4, अब 6 और 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए जरा।
6 और 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, काहे कि 2 तिहाई 6 होता है, प्लस माइनस अपने जगह पर, और 2 में 2 कॉमन ले ही लिए तो खाली √3 बचेगा यहाँ पर। एंड बटा के नीचे आपका कितना है 4। अब काट दीजिए, 2 दूना का 4 कटने वाला है, तो अब अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख के छोड़ दे सकते हैं, काम चल जाएगा। तो आप बस एक ही साथ लिख दीजिए, इतना समझना है कि इसमें 2 आंसर है, 3 प्लस माइनस √3 एंड बटा के नीचे 2। एक बार 3 प्लस √3 बटा 2 और कॉमा 3 माइनस √3 बटा 2, अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। और नहीं तो समझिए कि इसमें कितने आंसर छुपे हुए हैं, एक्स के कितने वैल्यूज है, इसमें 2 वैल्यूज है। तो ये बन के तैयार हो गया आपका। सवाल नंबर 2, निम्न में छूटा हुआ है। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 बराबर मूल हो, मतलब दोनों आंसर सेम हो। तो दोनों आंसर सेम हो इसका मतलब इसका विवेचक 0 के बराबर होना चाहिए। सोचिए आप लोग, अगर दोनों आंसर सेम कह रहा है, 2 बराबर मूल कह रहा है क्वेश्चन में, इसका शर्त है कि इसका जो विवेचक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह 0 के बराबर होगा। तो चलिए, यहाँ पे a का मान आपका 2 है, यहाँ पे आपका b का मान x के पीछे यानी कि k है, और यहाँ पे c का मान आपका 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ए बी सी का मान छांट लिया। अब सीधा सीधी आ जाइए प्रश्न से। आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है, तो इसका मतलब आप लिख दो d बराबर 0, और d का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b के वैल्यू कितना डालोगे, k डालोगे कि नहीं डालोगे, तो k का स्क्वायर माइनस 4 तो सूत्र में होता है, a का वैल्यू क्या डालोगे 2 डालोगे, एंड c का वैल्यू क्या डालोगे 3 डालोगे, इक्वल टू कितना 0। अब k का स्क्वायर अपने जगह पर है, 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर कितना, तो 0। अब माइनस 24 बराबर के बाद जाएगा तो क्या प्लस 24, एंड जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है बुआ, प्लस माइनस रूट लगता है। तो चलिए फटाफट इसको सरल कर दीजिए, k बराबर प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। अब जिसका पेयर बनेगा वो तो रूट से बाहर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में ही रह जाएगा। तो प्लस माइनस ये 2 का पेयर बना है तो 2 बाहर और 2 तिहाई 6 अंदर। तो आपका आंसर हो गया प्लस माइनस 2√6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2 का 2, kx गुना x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि हमको a b c का मान निकालने में बने, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। kx में x से गुना करेंगे, kx में x से, तो मुझे मिलेगा kx स्क्वायर, और kx में 2 से गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 2kx, एंड प्लस में 6 अपने जगह पर ही है और बराबर के बाद 0। ठीक है, अब क्या करिएगा, a का मान निकालिए, तो x स्क्वायर का गुणांक यानी कि k, एंड b का मान निकालिए तो x का गुणांक यानी माइनस में 2k, तो माइनस में 2k हो गया, एंड c का मान निकाल दीजिए, तो c का मान हो गया 6, c का मान 6 हो गया। चलिए, तो अब हम प्रश्न से चलेंगे, चूँकि हमें k का o वाला मान निकालना है जिसमें दोनों मूल समान हो, बराबर हो। इसके कंडीशन के अनुसार d क्या होगा 0 के बराबर, और d का सूत्र लिख दीजिए, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू माइनस 2k देख लीजिए यहाँ पे, तो माइनस 2k का क्या होल स्क्वायर, एंड माइनस 4, a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू k, तो यहाँ पर k डाल दीजिए इंटू c, इसका वैल्यू 6 डाल दीजिए, बराबर के बाद 0। अब इसको सरल करिए, माइनस 2k का स्क्वायर करिएगा तो आपको प्लस में 4k स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ 4 छका 24k हो जाएगा, ये 24k हो जाएगा, बराबर के बाद 0। अब 4k स्क्वायर एंड 24k में क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा सोचिए क्या कॉमन ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप 4k आराम से कॉमन ले सकते हैं। तो फिर k स्क्वायर है, यहाँ से k कॉमन होना है तो k बचेगा। अब माइनस 24 में 4 कॉमन लोगे तो 6 बचेगा, k तो कॉमन हो चुका है, एंड बराबर के बाद 0। अब हमारे पास 2 कंडीशन है यहाँ से, जब
जब 4 के 0 के बराबर होगा, जब 4 के 0 के बराबर होगा बच्चों, तो k बराबर 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। बट यह है क्या? अमान्य। इसका कारण समझाएंगे कि यह अमान्य मैंने क्यों लिखा। और जब k-6 इक्वल टू 0, तो k बराबर, ये -6 उधर जाकर यानी बराबर के बाद जाकर +6, ये ही आंसर आपका होगा। अब आप कहिएगा सर k का मान 0 को अमान्य क्यों लिखे? चलिए हम समझाते हैं k का मान 0 क्यों नहीं हो सकता। आइए यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण क्या है? kx²। अब सोचो k के जगह 0 डालोगे तो x² खत्म हो जाएगा, और जब x² खत्म हो जाएगा तो द्विघात समीकरण तो बचेगा ही नहीं, इसीलिए k का मान 0 नहीं हो सकता है। अब तो उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के भीतर k का मान 0 आया है, बट होगा क्यों नहीं। सवाल नंबर 3 देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग करके अभी आपको दिखाते हैं। तो कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होनी चाहिए, यही ना, चौड़ाई से दुगनी। चौड़ाई अगर x मीटर हो तो लंबाई 2x, ऐसा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा आम का बगीचा हम बना सकते हैं? पॉसिबल है। चलिए, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करके हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालना है। चलिए, तो मान लीजिए कि यही है आपका आम का बगिया या बगीचा या गाछी, जो बोल दो भैया, हम सब बिहार से है, बिहार में बगीचा को गाछी भी बोलते हैं, ठीक ना। चलो, तो ये चौड़ाई है प्यारे बच्चों, ये चौड़ाई है बगिया का, इसको मैंने x मीटर माना है। तो इसका जो लंबाई है, वह कह रहा है कि दुगनी है चौड़ाई से, तो इसको ना 2x मीटर हम मानेंगे। चलिए, अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल माने किसका? बगिया का क्षेत्रफल। तो ये बगिया है आपका आयताकार, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई पढ़े हैं। तो मैं लिखता हूँ, प्रश्न से जो बगिया बनना चाहिए उसका क्षेत्रफल जो है दिया गया है। बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है बउआ सा? 800। बगिया का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, पढ़े हो ना, लेंथ गुना ब्रेथ। तो चलो भैया, ये हो गया आपका लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B 800। अब लंबाई है आपका, देख लो 2x, तो यहाँ पे आपने 2x डालना है। और चौड़ाई आप लोग देखो x है, तो यहाँ पे x वैल्यू डालो बराबर 800। और 2x में x गुना करोगे तो 2x² होगा, प्लस 800 इधर आएगा तो -800 एंड बराबर के बाद 0। अब दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो कुछ आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² - 400, क्योंकि 800 में 2 कॉमन होगा तो 400 बचेगा, काहे कि 400 दूनी 800 होता है, बराबर 0। एंड हमारे पास ये बच गया है x² - 400 इक्वल टू 0 बटा में 2 जाएगा तो 0। अब ये द्विघात समीकरण हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका d निकालेंगे। यदि इसका d 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तब तो ये बगिया बनाना संभव है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बगिया बनाना संभव नहीं है। तो फटाफट हम लोग अब क्या करेंगे, ABC का मान निकालेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, हमें निकालना है A का मान, B का मान, C का मान। A क्या होता है? x² का गुणांक। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लो तो 1, और इसमें x नहीं है तो B का वैल्यू 0 हो गया। एंड C तो -400 आपको दिख ही रहा होगा, तो C कांस्टेंट होता है -400। अब फटाफट इसका D निकाल लो बुआ। अब D पर ही डिपेंड करेगा कि बगिया बनाना संभव है कि बगिया बनाना संभव नहीं है। तो D का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों B का स्क्वायर - 4AC। तो B का मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर
-4a, a का मतलब 1 एंड c का मतलब क्या, माइनस में 400। ठीक है बउआ, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा एंड माइनस गुना माइनस तो प्लस, 4 गुना 400 तो 1600, और 1600 में 0 आप जोड़िएगा भी तो 1600 रहेगा। यहाँ तो d का वैल्यू 1600 आ गया, यानी प्लस में आ गया, ये तो 0 से बड़ा है, यानी कि बगिया बनाना संभव है। तो इसीलिए लिखेंगे बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। अब जब संभव है तो लंबाई चौड़ाई बतानी है, बगिया बनाना संभव तो हो गया, तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे और लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा साइड में मेहनत कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - 400 बराबर 0। ध्यान से देखिए, x², इसके पीछे 1 छुपा हुआ है, कोई मतलब नहीं रखिएगा, 1x² या सिंपल x², तो x² - 400 बराबर 0। तो आपके पास x² - 400 = 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हल कर लीजिए, x² बराबर, ये -400 बराबर के बाद गया तो +400, स्क्वायर हटा है तो प्लस माइनस रूट लगा है, एंड प्लस माइनस 400 का वर्गमूल 20 होगा, 20 गुना 20 400 होता है। अब x आपने क्या माना था, सोचो आपने x क्या माना था, तो बगिया की चौड़ाई माना था। तो कभी भी लंबाई चौड़ाई निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो मैं लिखता हूँ परंतु x का मान कभी भी माइनस में 20 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बगीचा का लंबाई या चौड़ाई माइनस में सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है कि हो, इसीलिए पॉजिटिव मान लिया जाएगा प्यारे बच्चों। इसीलिए x का जो वैल्यू है वो हम 20 मीटर लेकर चलेंगे। तो 20 मीटर चौड़ाई, इसका लंबाई तो कह ही रहा है कि इसका लंबाई दुगना है, तो सोचो 20 दूनी 40 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो अब लिख दो भैया सीधा सीधी बात, चौड़ाई बराबर 20 मीटर एंड लंबाई दुगनी है चौड़ाई का, तो 20 दूनी 40 मीटर, यही आंसर हो गया। बगिया बनाना संभव भी है, लंबाई चौड़ाई भी निकल। सवाल नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था, यानी 48 वर्ष था। तो चलिए देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो सॉल्यूशन करने के बाद ही पता चलेगा। दो मित्रों की आयु का जोग माने जोड़ना होता है प्यारे बच्चे, जोड़ना, यानी दो दोस्त है उनके उम्र को जोड़ने पर 20 साल होना चाहिए। तो अब हम प्रथम मित्र की आयु मानते हैं, प्रथम मित्र की आयु जो है, एज जो है, वह हमने बउआ माना 1 वर्ष। ठीक है, अब बताइए कि दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, बता सकेंगे आप, मैथ पढ़ते हैं तो बताइए, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, जबकि दोनों का जोगफल दिया हुआ है 20 वर्ष, सोच लो। तो अब जैसे देखो, दो संख्याओं को जोड़ने पर, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, दो संख्याओं को जोड़ने पर मान लीजिए कि 16 आता है, उसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, सोचो। दो संख्याओं को जोड़ने पर 16 आता है, एक संख्या 3, तो दूसरी संख्या कितना, आप वेरी सिंपल कहोगे कि सर 13 में 3 जोड़ने पर 16 होगा। आखिर 13 कैसे आया, आप 16 में से आप 3 को घटा दीजिए, 16 में से 3 घटा दीजिए, 13 मिल जाएगा। तो उसी तरह से दो मित्र के आयु को जोड़ने पर 20 साल होता है। तो पहला मित्र का आयु 1 वर्ष है, तो दूसरा मित्र का जो आयु होगा, तो टोटल में से पहला मित्र का आयु है सो घटा दीजिए, यानी 20 - 1 वर्ष। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व माने होता है पहले। तो अब सोचो जिसका अभी इसको जो मैंने माना है ना, वर्तमान माना है, तो इसमें वर्तमान उम्र हमने माना है। प्रथम मित्र की वर्तमान उम्र, दूसरे मित्र की वर्तमान उम्र इतना है। अब 4 साल पहले, तो दोनों में से 4 साल घटेगा। अब जैसे मान लो कि राम अभी 20 साल का है, तो 3 साल पहले
तो 17 साल का था, 4 साल पहले तो 16 साल का था, 5 साल पहले तो 15 साल का था। यानी किसी का वर्तमान उम्र पता है तो जितना साल पहले का है उतना साल घटा दो, काम चल जाएगा। तो जो मित्र अभी 1 साल का है वह 4 वर्ष पूर्व सोचो कितना रहा होगा, x-4 रहा होगा, घटा दीजिए वर्तमान में से, तो x-4। फिर कह रहा है गुणनफल, तो फिर यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए। दूसरा मित्र 20-x वर्ष का है अभी वर्तमान में, तो 4 साल पहले, तो 20-x में से 4 घटेगा तो 16-x हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो दोनों का गुणनफल 48 दिया हुआ है। अब दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब देखते हैं ज्ञात होने लायक है बात कि न। x गुना 16 x गुना -x, तब माइनस में x स्क्वायर, -4 गुना +16, 16 चौका 64 माइनस में, एंड -4 गुना -x, माइनस +4x, एंड +48 इधर में आ गया तो -48, अब बराबर के बाद कुछ न बचा तो 0। चलिए प्यारे बच्चों, अब -x² अकेला पीस है तो लिखिए इसको, एंड 16 को x में 4 को x जोड़िएगा तो 20 को x पाइएगा, एंड माइनस में 64 एंड माइनस में 48, तो आपको जोड़ा जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी माइनस में 112 आ जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, -1 से गुना करने पर, इस समीकरण में क्या करते हैं बुआ, -1 से गुना करने पर। कहिएगा सर ये कहला कर रहे हैं, -1 से गुना करने पर कहला कर रहे हैं सर, x स्क्वायर का जो गुणांक है ना इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, गुना करने पर। तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो सिंपल लिख दो x² माइनस है तो प्लस, प्लस 20x है तो -20x, और माइनस 112 है तो प्लस 112, अब बराबर के बाद तो 0, क्योंकि 0 में -1 से गुना करोगे फिर भी तो वो 0 ही रहेगा। अब चलो इसमें a बराबर, b बराबर, c बराबर छांट लो और d निकाल कर देखो। a बराबर आपका यहाँ पर 1 है, x² के पीछे कोई नंबर है नहीं तो x के पीछे -20 है, तो b का वैल्यू हो गया बुआ -20, एंड 112 c का वैल्यू हो गया 112। चलो जल्दी जल्दी इसका विवेचक निकालो, d बराबर b² -4ac, एंड b का वैल्यू कितना है बुआ, तो -20, तो -20 का स्क्वायर कर लो, -4 तो सूत्र में होता है, a का वैल्यू 1 डाल दो, एंड c का वैल्यू 112, -20 का स्क्वायर करोगे तो 20 20 है 400, माइनस प्लस, एंड 112 में 4 से गुना करोगे, 112 में 4 से गुना करोगे तो 448 आपको मिल जाएगा। और जब छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो आंसर माइनस में होगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा -48। अब माइनस लगा हुआ संख्या 0 से क्या होता है, छोटा होता है, और जब d 0 से छोटा है इसका मतलब प्यारे बच्चों यह स्थिति संभव नहीं है। प्रश्न शुरू में ही बोला था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव तभी होता जब d का मान 0 आता या फिर d का मान 0 से बड़ा आता। यहाँ तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, माने दो मित्रों का उम्र इस तरह से नहीं हो सकता है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यानी हम वर्तमान उम्र नहीं ज्ञात कर सकते, संभव नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी कर ही देते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ भी कह रहा है कि संभव है, चलिए चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन में आ जाइए। पार्क है, ये रहा आपका पार्क। चलिए इसका परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अगर ऐसा हो सकता है तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो चलिए इसका चौड़ाई को मान लीजिए y मीटर और इसके लंबाई को मान लीजिए बुआ x मीटर, और परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर ना। तो चलिए पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, पार्क का परिमाप
तो पार्क का जो परिमाप है प्यारे बच्चों वह दिया है आपका 80 मीटर। तो यहाँ 80 लिख दीजिए। एंड फार्मूला होता है 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, चलिए ये 2 से कट गया है, 40 दूना 80। एंड अभी आपका लंबाई कितना मान है x, तो यहाँ x डाल दीजिए, प्लस b माने चौड़ाई आपका क्या है y बराबर 40। ठीक है, x + y बराबर 40 आ गया। तो इसीलिए हम इजीली लिख सकते हैं y बराबर ई प्लस x उधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। एंड इसको समीकरण 1 एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए। अब इस पार्क का क्षेत्रफल कितना कहा है? अब इस पार्क का क्षेत्रफल कितना कहा है जरा देखिए। क्षेत्रफल का है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है इस पार्क का जो क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है। आप यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्न से, ये सब प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। अच्छी बात है। अब पार्क का क्षेत्रफल फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना? 400। अब लंबाई कितना है बुआ? x। लंबाई कितना है देख लो, आपने लंबाई x माना है, लंबाई x माना है, लंबाई x माना है और चौड़ाई आपने y माना है। तो चलिए वैल्यू भी डाल दीजिए, लंबाई के जगह x डाल दीजिए, गुना चौड़ाई के जगह y डाल दीजिए। अब बराबर के बाद तो 400 है ही है। अब y का वैल्यू देखिए तो यहाँ कितना है? 40 - x। तो जहाँ y है तहाँ y का वैल्यू डाल दीजिए। समीकरण 1 से 40 - x बराबर 400। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से। हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया है, वैल्यू बैठाया है, मान डाला है। जो समझना है वो समझिए। x गुना 40 तो 40x, माइनस का चिन्ह ये वाला, x गुना x तो x² एंड बराबर के बाद 400। ठीक ठाक। चलिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ये -x² बराबर के बाद गया तो +x², ये प्लस 40x उधर में गया तो -40x और 400 तो पहले से ही था। अब आप a बराबर, b बराबर, c बराबर छांट लीजिए और जल्दी जल्दी d निकालिए। तो यहाँ पर a का मान x² के पीछे 1 है और b बराबर x के पीछे तो -40 है एंड c बराबर अचर पद जो कि 400 है। देखिए ये c है बुआ। अब फटाफट आप d निकाल दो। तो d का सूत्र पढ़ा है आपने, b का स्क्वायर घटाओ 4ac। तो b का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस में 40 का स्क्वायर, -4a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 400 डाल दीजिए। एंड माइनस में 40 का स्क्वायर करिएगा फिर भी आपका प्लस में 1600 आएगा। एंड 400 में 4 से गुना करिएगा तो भी 1600 आएगा और 1600 में 1600 घट ही जाएगा तो 0। यानी मूलों का अस्तित्व तो है लेकिन दोनों आंसर सेम होगा, यानी ये वर्गाकार पार्क होगा। क्या लंबाई चौड़ाई सेम होने का मतलब समझ रहे हैं ना? ये आयताकार नहीं है, ये वर्गाकार है। चलिए लेकिन पार्क बन जाएगा भैया, पार्क तो बन जाएगा। तो लिखिए, इसीलिए पार्क बनाना संभव है। पहले तो लिख दीजिए पार्क बनाना पॉसिबल है, संभव है, पार्क बना सकते हैं आप। अब कह रहा है कि जब बना सकते हैं तो उसका लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही होगा। तो सॉल्व कर दीजिए। x के लिए फॉर्मूला है -b ± √d/2a। अब अपना b का वैल्यू क्या बैठाओगे देख लो। b का वैल्यू माइनस में 40 है, b का वैल्यू माइनस में 40 है, ये देख लो माइनस में 40 है। तो चलिए यहाँ पे b का वैल्यू माइनस में 40 डालिए। तो ये माइनस से वो पहले से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। d का वैल्यू 0 आया, देख लो d का वैल्यू देख लो यहाँ पे 0 है ना? तो d का वैल्यू यहाँ पे √0/2a। a का वैल्यू देख सकेंगे आप, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए। अब वह 40 का 40 एंड प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 एंड बटा में 2 गुना 1 तो 2। चलो अब 40 + 0/2 लिखो एंड 40 - 0/2 लिखो। तो 40 में 0 जोड़ोगे तो 40, बटा में 2 तो कटेगा 20 और 40 में 0 घटाओगे तो भी 40 और 40/2 यहाँ भी 20। यानी x के 2 वैल्यू जाए सेम आए, क्योंकि d का मान जब 0 होता है तो दोनों आंसर सेम होते हैं। ठीक है, तो आप कह दो क्या
कि पार्क का जो लंबाई है वो भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। कैसे? देखिए x तो आपने माना था लंबाई, तो ये तो 20 मीटर हो गया, और y का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, y बराबर क्या है 40 माइनस x, x का वैल्यू तो 20 आ चुका है, तो यहाँ 20 डालिएगा तो 40 में 20 घट के 20 से ना आएगा, तो x भी 20 मीटर आया, y भी 20 मीटर आएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ लिख देना है, इसीलिए लंबाई बराबर 20 मीटर एंड b माने चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी पार्क बनेगा भी और उसका लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगा 20-20 मीटर का, यानी पार्क बनेगा वर्गाकार। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक एक प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई मेरे तरफ से त्रुटि रह गई होगी तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हम इंतज़ार करेंगे, और कोई भी तकलीफ़ हो तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके तकलीफ़ों को सुनना समझना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बने और देश की सेवा करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।